नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई है वो निरंतर और बहुत ठीक तरीके से चल रही होगी। हम देख रहे थे राजनीति विज्ञान में 12th क्लास की NCERT सीरीज़ और हमने उसमें देखा था स्वतंत्र भारत में राजनीति चल रही थी। हमने स्वतंत्र भारत के सामने समस्याएं क्या थी, एक दल के प्रभुत्व का दौर क्या था, उसके बाद में नियोजित विकास की राजनीति क्या थी और उसके बाद में हमने देखा भारत के विदेश संबंध, अर्थात भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। तो सबसे पहले हमने देखा कि किन परिस्थितियों में भारत आज़ाद हुआ और उसके बाद में हमने देखा कि भारत की विदेश नीति के निर्धारण में भारत के पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी की क्या भूमिका थी। ये टॉपिक है जो कि सेकंड ग्रेड का फर्स्ट पेपर है उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्थात सेकंड ग्रेड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन अभ्यर्थियों के लिए भी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पर नेहरू जी का विदेश नीति निर्धारण में रोल पूछ रखा है, तो ये आप ध्यान रखना। इसके अलावा जो स्कूल लेक्चरर फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, कॉलेज लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं, उनके तो ये किताब है वो फाउंडेशन के रूप में काम करेगी। और 12th क्लास में जो अभी बच्चे हैं उनके लिए ये क्लास बेहद उपयोगी रहने वाली है। तो हमने देख लिया था चीन के साथ भारत के संबंध देख लिए थे और आज हम देखेंगे भारत और पाकिस्तान के संबंध कैसे रहे हैं। सबसे पहले मैं बताऊँ 1947 को ब्रिटिश भारत से एक तो इंडिया बना था और एक पाकिस्तान बना था, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत और पूर्वी बंगाल को बना के पाकिस्तान बना था। उसके बाद से लेकर, क्योंकि पाकिस्तान का जो नींव है या फिर इसकी स्थापना है वो ही द्विराष्ट्र सिद्धांत के आधार पे हुई है। द्विराष्ट्र सिद्धांत जिना का जो मुस्लिम और हिंदू के आधार पे राष्ट्र बनाने का सिद्धांत था, अर्थात इसकी नींव ही क्या पड़ी है, धर्म के आधार पे पड़ी है। और जैसे ही भारत आज़ाद हुआ 1947 से लेके अब तक पाकिस्तान के संबंध कभी भी आप बोल सकते हो शांतिपूर्ण या विश्वास वाले नहीं रहे, हमेशा तनावपूर्ण और युद्ध के क्षेत्र में ही दोनों, अर्थात अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे, हमारे जो पहले प्रधानमंत्री थे, वो एक बात कहते, पहले नहीं इन द सेंस 1998 से लेकर 2004 तक प्रधानमंत्री बने थे, एक्स प्रधानमंत्री कहते थे कि भारत और पाकिस्तान है वो दूर के पड़ोसी हैं, अर्थात दूर के पड़ोसी हैं जिनके साथ कोई लेना देना होता नहीं है। और भारत और पाकिस्तान हमेशा लगातार अघोषित युद्ध की स्थिति में रहने वाले नेबर कंट्री है, पड़ोसी देश हैं, तो ये बात है। इसके बाद में आपको पता ही होगा कि 1947 में जब भारत और पाकिस्तान दोनों आज़ाद हुए थे, तब से लेकर 1948 में POK जो जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र है वहाँ पर पाकिस्तान ने कबायली जो जनजाति है उनको हथियार अवेलेबल कराकर वहाँ आक्रमण करवा दिया था। उसके बाद में कच्छ के रण वाले क्षेत्र में अयूब खान की सरकार थी वहाँ पर, तो उसके बाद में 1965 में भारत के साथ युद्ध हुआ ही था, उस समय हमारे शास्त्री जी प्रधानमंत्री थे। उसके बाद में आपने देखा कि 1971 में भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, उस समय वहाँ जुल्फिकार अली भुट्टो प्रधानमंत्री थे और उस समय 1971 का युद्ध हुआ जिसमें भारत की सबसे बड़ी सैन्य जीत थी, जिसमें 93,000 सैनिकों के साथ पाकिस्तान को आत्मसमर्पण भी करना पड़ा और पाकिस्तान के 2 टुकड़े भी हो गए, एक बांग्लादेश का निर्माण भी हो गया उससे पूर्वी पाकिस्तान से। उसके बाद में आपने देखा था कि 1984 में भारत सरकार को ऑपरेशन मेघदूत चलाना पड़ा था सियाचिन ग्लेशियर को लेकर, और उसके बाद में 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को भी ऑपरेशन विजय चलाना पड़ा, अर्थात कारगिल को लेकर दोनों देशों के बीच में झड़प हुई। और 2025 में आपने देखा था कि ऑपरेशन सिंदूर भी हमारी सरकार के द्वारा चलाया गया था। तो ये सब घटनाओं के बारे में हम इस क्लास में देखने वाले हैं। इसके साथ ही जो टेररिस्ट अटैक होते रहते हैं उनका तो कोई अंत ही नहीं है, कभी संसद भवन पे हमला होता है, कभी बालाकोट यहाँ पर आपके उरी अटैक हो जाता है, कभी और कोई हो जाता है, ये पहलगाम हमला हो जाता है, ये तो बहुत सारे सैकड़ों की संख्या में है। तो पाकिस्तान एक विश्वसनीय पड़ोसी नहीं है और न ही भारत के साथ इसके संबंध कभी अच्छे रहे। और एक बात ये और भी है, ऐसे मुल्क होते हैं जो वहाँ पर पाकिस्तान की जो संरचना है उस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है, क्योंकि वहाँ पर सरकार जो कहती है सब कुछ सरकार, पावर सेंटर एक नहीं है, पावर सेंटर कई है वहाँ पर धार्मिक गुरु भी पावर सेंटर बने, उलेमा वर्ग है वो भी पावर सेंटर है, इसके अलावा जमींदार भी पावर सेंटर है और सेना भी एक पावर का सेंटर है और दूसरा राजनीति भी अपनी कोशिश करती है। तो एक देश में कई पावर सेंटर होने का ये नुकसान होता है कि अब आप बातचीत करो किससे। यदि सरकार चाहती है कि हाँ भारत के साथ संबंध अच्छे बनाए तो वहाँ की जो सेना है वो नहीं चाहती तो वो मामला बिगाड़ देगी, अगर सेना चाहती है तो सरकार और धर्मगुरु नहीं चाहते, तो ऐसे देशों के साथ स्टेबिलिटी में दिक्कत आती है और भारत के साथ ये समस्या लगातार चली आ रही है। तो हम इस अध्याय में देखेंगे 1947 से लेकर आज तक पाकिस्तान के संबंध कैसे रहे। ठीक है, अब देखो आप 1947 का कश्मीर संघर्ष, बंटवारे के तुरंत बाद ही जम्मू कश्मीर मसले को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष छिड़ गया था। 1947 में एक सदम युद्ध या छाया युद्ध शुरू हो गया था, ये मामला UNO के हवाले कर दिया गया था। दोस्तों 1947-48 में मैंने बताया जो कबायली थे, कबायली जनजाति थी वहाँ पर, आज जो POK वाला क्षेत्र है ये आपका POK वाला क्षेत्र है जो पाकिस्तान के पास है,
पीओके पाकिस्तान के पास है। यहाँ पर एक जनजाति रहती थी, कबायली जनजाति। इन कबायलियों को पाकिस्तान ने हथियार प्रोवाइड करवाए और यहाँ के राजा हरि सिंह थे, डोगरा वंश के राजा थे। कौन से? हरि सिंह थे। उन्होंने भारत या पाकिस्तान कहीं भी मिलने से इनकार कर दिया था, अर्थात ये बोले मैं मेरी रियासत को स्वतंत्र रखना चाहता हूँ और एक स्वतंत्र देश रखना चाहता हूँ। तो इसलिए भारत सरकार तो मान गई कि ठीक है भाई कोई नहीं, लेकिन पाकिस्तान ने इन कबायलियों के समर्थन से यहाँ अटैक करवा दिया और उसके बाद में पूरा मामला भारत की सेना भी गई, क्योंकि राजा हरि सिंह ने फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बोला कि पटेल से इन्होंने फिर वो गुहार लगाई कि हमारी रक्षा करो। सरदार साहब ने सब स्पष्ट मना कर दिया, भाई आप एक स्वायत्त शासन हो, आप एक स्वतंत्र राष्ट्र हो, हम आपके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कैसे कर सकते हैं। और उसके बाद में हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन अर्थात विलय पत्र पर भारत के साथ साइन किए और उसके बाद में भारत की वायुसेना ने जाके हरि सिंह की क्या की? रक्षा की। और उसके बाद में कुछ हद तक क्षेत्र तो कबायलियों से हमने छुड़वाई या पाकिस्तान से छुड़वाया, लेकिन कुछ क्षेत्र था वो आज तक क्या है 1948 से लेकर पाकिस्तान के कब्जे में आज तक है, जिसको क्या बोलते हैं? पीओके बोलते हैं। तो जम्मू कश्मीर का कुछ हिस्सा किसके पास है? पाकिस्तान के पास आज भी है और कुछ हिस्सा भारत के पास है। ठीक है, तो ये पूरा मामला हुआ। तो 1948 में फिर 1 जून 1948 को यूएनओ ने, किसने? यूएनओ ने, संयुक्त राष्ट्र संघ ने युद्ध विराम करवा दिया। क्या करवा दिया? युद्ध विराम करवा दिया। तब जाके ये मामला चीज़ें ऐसी हो गई। और उसके बाद में मामला जम्मू कश्मीर का मामला आज तक दोनों देशों के बीच में विवाद का केंद्र बना हुआ है। इसका रीज़न ये है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो एक पर्यवेक्षक दल गठित किया गया था, सबसे बड़ी समस्या यही है। उन्होंने बोला, संयुक्त राष्ट्र संघ ने 3 बातें बोली थी कि सबसे पहली बात तो युद्ध विराम किया जाए, युद्ध विराम हो गया। उसके बाद में वहाँ पर जनमत संग्रह करवा जाए, जनमत संग्रह आज तक हुआ नहीं है, भारत सरकार भी नहीं चाहती कि जनमत संग्रह हो। उसका एक सीधा सा रीज़न है, भाई जनमत संग्रह क्यों? पीओके तो अपना, ये पूरा जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र तो अपना ही है, इसमें जनमत संग्रह करवाने की जरूरत कहाँ पर पड़ जाती है? तो ये मामला भी है। इसके अलावा पाकिस्तान भी यहाँ पर पीओके वाले क्षेत्र में अपनी सेना है और भारत की भी सेना है, तो ये सारा मामला पेचीदा बना हुआ है और जैसा है वैसा चल रहा है। उसके बाद में 1960 की बात है। उसके बाद में दोनों देशों के बीच में कुछ विवाद हुआ, लेकिन उसके बाद में जो सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ हैं उनके लिए जल समझौता हुआ, सिंधु जल समझौता। इनकी सहायक नदियों के लिए पानी को लेकर समझौता हुआ। दोस्तों सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ टोटल 6 नदियाँ हैं। कितनी नदियाँ हैं? 6 नदियाँ हैं। सबसे पहले बात करें, सिंधु सबसे बड़ी नदी है इसमें, सिंधु सबसे बड़ी नदी है। सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज, ये 6 नदियां हैं। इन 6 नदियों के जल के बंटवारे को लेकर दोनों देशों के बीच में विश्व बैंक की अध्यक्षता से, किसकी मध्यस्थता से? विश्व बैंक की मध्यस्थता से। विश्व बैंक के प्रतिनिधि वहाँ पर इस समय थे रेमंड की अध्यक्षता में दोनों देशों के बीच में भारत के प्रधानमंत्री नेहरू थे। कौन थे? भारत के नेहरू थे और पाकिस्तान के अयूब खान थे। इन दोनों के हस्ताक्षर से क्या हुआ था? इन 6 नदियों के जल के बंटवारों को लेकर दोनों देशों में समझौता हुआ और इस समझौते के तहत सिंधु, झेलम और चेनाब, इन नदियों का 80% जल था वो कौन यूज करेगा? पाकिस्तान यूज करेगा। और 20% जल यूज कौन करेगा? 20% जल यूज कौन करेगा? भारत यूज करेगा 20% जल। किसका बात कर रहा हूँ? ऊपर वाली जो 3 नदियां हैं, सिंधु, झेलम और चेनाब, इनका 80% पानी तो यूज कौन करेगा? पाकिस्तान करेगा। 20% यूज कौन करेगा? भारत करेगा। रावी, व्यास, सतलज, इनका 80% पानी तो यूज कौन करेगा? इंडिया करेगा। और 20% पानी यूज कौन करेगा? इनका पाकिस्तान करेगा। तो ये समझौता हो चुका था। हालांकि पेयजल के लिए, सिंचाई के लिए यूज करते हैं, भारत सरकार भी सब चीज़ें होती। तो ये समझौता था और ये समझौता कोई अंतर्राष्ट्रीय संधि से बंधा हुआ नहीं है, आपसी विश्वास पे बंधा हुआ है। इसी वजह से भारत सरकार कई बार बोलती भी सिंधु समझौता हम तोड़ देंगे। और 2025 का ऑपरेशन सिंदूर था, उस समय भारत सरकार ने चेनाब नदी का जो पानी है, जल, वो आगे रोक भी लिया था। तो ये सारी मामला भी चलता रहता है। क्यों? सिंधु जल समझौता याद रखना, नेहरू और अयूब खान ने साइन किए थे। नेहरू भारत के प्रधानमंत्री, अयूब खान वहाँ के वो सेना प्रमुख या प्रधानमंत्री थे। विश्व बैंक की अध्यक्षता रेमंड ने की थी। और 6 नदियों के पानी को लेकर समझौता हुआ, जो कि आज तक चला आ रहा है। सिंधु, झेलम और चेनाब, रावी, व्यास, सतलज, ऊपर वाली 3 नदियों का 80% जल पाकिस्तान यूज करेगा, नीचे वाली का भारत यूज करेगा। तो देखो आप, नेहरू और जनरल अयूब खान ने 1960 में सिंधु नदी जल समझौते हस्ताक्षर किए। विश्व बैंक की मध्यस्थता से एक लंबे विवाद का समाधान था। भारत पाकिस्तान संबंधों में तनाव के बावजूद संधि लागू रही। दोस्तों, अब आपका सवाल ये हो सकता है कि भारत सरकार इस संधि को तोड़ क्यों नहीं देती? तो इसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है। टेक्निकल प्रॉब्लम क्या आती है? सबसे पहले तो भारत के पास जो आप बोल सकते हो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हो पाया अभी तक। नॉर्थ इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं हुआ है कि पानी को आप कोई दूसरी दिशा में मोड़ सको। कहाँ से कहाँ मोड़ोगे? आपके पास बड़े बड़े डैम नहीं है। अगर आप ज़्यादा पानी रोक लोगे तो नॉर्थ इंडिया में बाढ़ आ जाएगी। दूसरी बात, भारत की जो जियोपॉलिटिकल लोकेशन है उसकी वजह से भी भारत सरकार ऐसा नहीं कर पाती है। जैसे
अपनी ब्रह्मपुत्र नदी है वो कहाँ से निकलती है, तिब्बत के पठार से निकलती है। और ब्रह्मपुत्र को नॉर्थ ईस्ट की जीवन रेखा कहा जाता है, उसकी सहायक नदियाँ हैं, उस नदी को इसको क्या बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट की जीवन रेखा कही जाती है, उत्तर पूर्व भारत की जीवन रेखा कही जाती है। यदि पाकिस्तान चाइना से निकल जाती है, चाइना उस नदी का बहाव रोक दे, पानी रोक दे या फिर मानसून काल में ज़्यादा पानी छोड़ दे तो उस क्षेत्र में सूखा या बाढ़ की स्थिति बन सकती है। तो जियोपॉलिटिकल लोकेशन की वजह से भी भारत की थोड़ी सी इसमें भारत सरकार नहीं कर पाती है। हालांकि क्योंकि चाइना और पाकिस्तान की धुरी है वो तो आपको पता ही है, ग्वादर सी पेक वगैरह सब चीज़ें चल रही है। अब उसके बाद में बात करते हैं 1965 का युद्ध। 1965 में क्या हुआ था, इन सब चीज़ों को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध। दोस्तों गुजरात में कच्छ का रण पड़ता है, गुजरात है, ये गुजरात है और यहां पर एक कच्छ का रण है, कच्छ का रण। इस क्षेत्र को लेके क्या हुआ, भारत और पाकिस्तान के बीच में 1965 में क्या हुआ, युद्ध हुआ। ये कच्छ का रण थोड़ी सी इसकी जो लोकेशन है या फिर इसकी स्थिति है वो समुद्र में भी पड़ता है, वो मानसून नहीं होता है उस समय क्या स्थल में बदल जाता है। इस मामले को लेकर थोड़ी सी भारत इनके बीच में चैनल को लेकर विवाद की स्थिति बन जाती है। 1965 के अप्रैल में पाकिस्तान में 19 अप्रैल 1900 पाकिस्तान के गुजरात के कच्छ इलाके के रण में सैनिक हमला बोला। इसके बाद अगस्त सितंबर में जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर हमला किया। लाल बहादुर शास्त्री ने पंजाब की सीमा की तरफ से जवाबी हमला किया। भारतीय सेना लाहौर के नज़दीक तक पहुंच गई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ के हस्तक्षेप से युद्ध समाप्त हुआ और उसके बाद में 1966 में शास्त्री जी और अयूब खान के बीच ताशकंद समझौता हुआ, जिसकी मध्यस्थता सोवियत संघ ने की। समझौते के बाद शास्त्री जी का ताशकंद में निधन हो गया था। तो ये क्या हुआ, कच्छ के रण को लेकर पाकिस्तान ने भारत पे हमला किया और 1966 में दोनों देशों 65 में दोनों देशों के बीच में युद्ध हुआ और युद्ध में बड़े पैमाने पे सबसे पहले कच्छ के रण से हमला किया, उसके बाद में जम्मू कश्मीर वाले से हमला कर दिया पाकिस्तान। और भारत की सेना ने पंजाब के क्षेत्र से होते हुए पाकिस्तान में घुसपैठ की और उसमें लाहौर तक भारत की सेना पहुंच गई थी। और उसके बाद में दोनों जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उनके मध्यस्थता से युद्ध विराम हो गया और उसके बाद में दोनों देशों के बीच में शांति समझौता हो गया, युद्ध विराम घोषित हो गया। वो जो शांति समझौता हुआ था वो उस समय सोवियत संघ का हिस्सा रहे उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में हुआ था। 10 जनवरी 1966 को भारत के प्रधानमंत्री शास्त्री जी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री अयूब खान के बीच में क्या हुआ था, ये ताशकंद समझौता हुआ। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में समझौता हुआ और ये यूएसएसआर की मध्यस्थता से हुआ। किसके मध्यस्थता से हुआ था, यूएसएसआर सोवियत संघ की मध्यस्थता से हुआ। और ये समझौता दोनों देशों के बीच में युद्ध विराम भी था और उसके बाद में ये प्रमाणित शांति समझौता था। लेकिन ये समझौता ज़्यादा लंबे समय तक नहीं टिक पाया। फाइनली अपने को 1971 में फिर एक युद्ध लड़ना पड़ गया। अब इस समझौते की खास बातें क्या थी, नेहरू जी यहाँ से उज्बेकिस्तान गए थे। 10 जनवरी 1966 को ये समझौता हुआ था और समझौते के बाद में 10 जनवरी शाम को अपने शास्त्री जी थे वो अपने बेडरूम में जाके सोए थे और सुबह उनकी डेड बॉडी मिली थी। इस वजह से ये विवादित भी रहता है। और शास्त्री जी की मौत पे भारत सरकार ने कई कमीशन भी बैठा दिए, जाँच कमेटी भी बैठाई है, लेकिन उनकी रिपोर्ट है वो सुरक्षा कारणों से कभी डिस्क्लोज नहीं की गई। तो ये पूरा मामला रहा है। तो ये भारत पाकिस्तान का युद्ध था 1965 का। अब कई बार यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान किस राज्य के मुख्यमंत्री को अपनी जान गंवानी पड़ गई थी और कौन मुख्यमंत्री पद पे रहते हुए इस युद्ध के कारण मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो बलवंत राय मेहता गुजरात के मुख्यमंत्री थे, वो पद पे रहते हुए इसी युद्ध के वजह से क्या हो गए थे, वो उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों 1971 का बांग्लादेश युद्ध। 1971 में पाकिस्तान में आम चुनाव हुए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं 1970 में 71 में वहाँ पर क्या हुए थे, पाकिस्तान असेंबली के लिए आम चुनाव है। जिस प्रकार अपनी लोकसभा के चुनाव होते हैं उसी प्रकार पाकिस्तान की असेंबली के लिए भी क्या हुए, चुनाव हुए। और उनकी सीट कितनी थी, 320 सीट थी। 320 सीटों पर चुनाव हुई। और 1971 के आम चुनाव में 167 सीट शेख मुजीबुर रहमान जो कि पूर्वी पाकिस्तान में अवामी लीग के नेता थे। अवामी लीग पूर्वी पाकिस्तान के लोग थे जो आज बांग्लादेश बना हुआ है, उनके नेता थे शेख मुजीबुर रहमान, उसकी पार्टी थी अवामी लीग। और 1971 या 70 के आम चुनाव में पाकिस्तान में शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी ने 167 सीट जीत ली थी। कितनी, 167 सीट जीत ली थी। और अब ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान के अगले प्रधानमंत्री पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले मुजीबुर रहमान बनेंगे। पाकिस्तान की सेना ने और पाकिस्तान की सरकार के द्वारा जुल्फिकार अली भुट्टो वगैरह ये लोग थे, इन्होंने शेख मुजीबुर रहमान को क्या करवा दिया, नज़रबंद करवा दिया, इनको गिरफ्तार कर लिया। और पाकिस्तान पश्चिम पाकिस्तान के द्वारा पूर्वी पाकिस्तान में सेना भेज दी बड़ी संख्या में। और वहाँ पर औरतों बच्चों पे क्या अत्याचार किए गए, आम जनता पे सेना ने जुल्म ढाने शुरू कर दिए।
इस वजह से वहाँ के लोग थे, जो निर्दोष लोग थे, वो भारत आने लगे, क्योंकि अपनी जान बचा के कहीं न कहीं तो भागेगा, तो वो शरणार्थी के रूप में भारत आने लगे। और आदमी कहाँ जाएगा? जो नज़दीक उनके बचाव दिखता है वहीं जाएगा। तो उनके नज़दीक जो बांग्लादेश है उसके नज़दीक कौन दिखेगा आपको? भारत का एरिया देखे, भारत का पश्चिम बंगाल है, उस समय असम ही था, क्योंकि मेघालय, मणिपुर, मिजोरम तो बाद में बने, तो असम और बांग्लादेश में लोग आने लगे। इसीलिए आजकल एक मुद्दा सुनते हो आप, शरणार्थी का मुद्दा। बांग्लादेश के जो आपका बंगाल का चुनाव होता है उसमें भी वो इम्पोर्टेंट रहता है, और वहाँ पर असम के चुनाव में भी एनआरसी का मुद्दा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो ये रीजन उसी टाइम का है दोस्तों। अब उसके बाद में 1971 में चुनाव के बाद में वहाँ पर अत्याचार होने लगे, और लगभग 80 लाख लोग कहाँ गए थे? 80 लाख लोग हैं वो भारत में एज ए शरणार्थी के रूप में आ गए थे। भारत सरकार पे लगातार दबाव बढ़ रहा था, और दबाव बढ़ने के साथ ही समस्याएं पेचीदा होती जा रही थी। भारत सरकार ने पाकिस्तान से बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन कोई हल नहीं निकला। भारत सरकार ने ब्रिटेन से, फ्रांस से, अमेरिका से भी बातचीत की। भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती गांधी, रिचर्ड निक्सन उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उनके पास भी गए थे और उनसे बोला कि पाकिस्तान को से बातचीत करके आप बोलो कि जो शरणार्थी वहाँ पर जो लोगों की समस्याएं हैं, उन लोगों पे अत्याचार उनकी सेना कम करे, और वहाँ पर जो शरणार्थी भारत में आ रहे हैं उनकी घर वापसी हो जाए, ताकि मामला हो जाए, क्योंकि इससे भारत पे बहुत ज़्यादा दबाव बढ़ रहा है। पाकिस्तान ने, अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने क्लियर मना कर दिया कि भारत पाकिस्तान के किसी भी मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा, अगर ऐसा करेगा तो अमेरिका चुप नहीं रहने वाला। ये सब चीज़ें देखी किसने? भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देखी। और अगस्त 1971 में सोवियत संघ के राष्ट्रपति लियोनिड ब्रेजनेव के साथ 20 वर्ष की शांति सहयोग और रक्षा संधि किसने कर ली? भारत ने कर ली। अगस्त 1947 में किसके साथ? यूएसएसआर के साथ भारत की 20 वर्षीय संधि हुई। कौन सी? 20 वर्ष की शांति सहयोग हाँ हाँ। तो भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी कहाँ चले गई थी? अमेरिका के राष्ट्रपति के पास गई। रिचर्ड निक्सन ने साफ मना कर दिया कि यह पाकिस्तान का आंतरिक मामला है, इसमें भारत सरकार किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगी। उसके बाद में भारत के प्रधानमंत्री ने सोवियत संघ के राष्ट्रपति लियोनिड ब्रेजनेव अर्थात सोवियत संघ के साथ भारत ने 20 वर्ष की शांति सहयोग और रक्षा संधि पर हस्ताक्षर की, जिसके माध्यम से अगले 20 वर्ष तक यदि भारत के ऊपर कोई भी संकट आता है तो ऐसी सिचुएशन में कौन सहायता करेगा? यूएसएसआर भारत की सहायता करेगा। अब उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में पाकिस्तान चाहता ही था युद्ध करना, सारी बातें चल रही थी। तो 3 दिसंबर 1900 भारत की सेना भी लगातार तैयारी कर रही थी, क्योंकि सेन मानेकशॉ, इंदिरा गांधी ने अगस्त में कहा था, किसको? उस समय के सेना प्रमुख सेन मानेकशॉ को कहा था कि आप पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान पे युद्ध करना चाहिए अपने को, ये सब चीज़ें हुई थी, युद्ध की तैयारी कर दो। लेकिन सेन मानेकशॉ के सजेस्ट पे ही युद्ध 3-4 महीने के लिए रोका गया, क्योंकि मानसून के दौरान वहाँ पर सेना के लिए अनुकूल मौसम नहीं रहता है। दूसरी बात, चाइना भी इस दौरान पाकिस्तान की हेल्प कर सकता है। हालांकि युद्ध कब करने की सलाह दी गई? नवंबर-दिसंबर में करो, ताकि चाइना के लिए भी पूरा वो जो हिमालय की वजह से पूरा रास्ता ब्लॉक हो जाए और पाकिस्तान की सहायता नहीं कर सके। और मानसून के भी वहाँ पर चला जाता है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी से जो मानसून आता है, तो वो मानसून भी अपने अक्टूबर-नवंबर तक भारत से विदाई ले लेता है। तो इस वजह से ये सिचुएशन क्या रहेगी? बेस्ट सिचुएशन रहेगी। उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में 3 दिसंबर को पाकिस्तान ने ऑपरेशन चंगेज खां चलाते हुए भारत पे अटैक कर दिया। भारत ने जवाबी कार्रवाई करते हुए अगले ही दिन ऑपरेशन ट्रिडेंट चलाते हुए भारत की सेना ने पाकिस्तान पे जवाबी कार्रवाई की, और लगभग 10 दिन में पूरे ढाका को, बांग्लादेश का जो ढाका शहर है, उसको भारत की सेना के द्वारा घेर लिया गया। और अगले 16 दिसंबर 1971 मात्र 10-12 दिन में क्या करे? पाकिस्तान की सेना ने 93,000 सैनिकों के साथ क्या किया? आत्मसमर्पण करना पड़ा। पाकिस्तान की सेना के प्रमुख थे ए.के. नियाजी को अपने 93,000 सैनिकों के साथ आत्मसमर्पण करना पड़ा, और परिणाम स्वरूप पाकिस्तान का विभाजन होकर बांग्लादेश नामक नया राज्य बन गया। और शेख मुजीबुर रहमान को पाकिस्तान की सेना के द्वारा गिरफ्तार किया गया था, उनको छोड़ना पड़ा। और जब वो लाहौर से बांग्लादेश जा रहे थे, उस समय जाते समय नई दिल्ली में रुके, और भारत सरकार का, भारत की सेना का और भारत के लोगों का आभार जताते उन्होंने कहा कि बांग्लादेश ये कर्ज कभी नहीं भूलेगा, और भारत के प्रति हमेशा क्या रहेगा? उस चीज़ का मतलब कृतज्ञ रहेगा। ये सब चीज़, हालांकि आज की बांग्लादेश की जो जनरेशन है, मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में वहाँ पर अंतरिम सरकार बनी थी, अभी तारिक अनवर वहाँ के प्रधानमंत्री बन गए। उनके साथ भारत के संबंध थोड़े से वो पाकिस्तान के साथ ज़्यादा नज़दीक बनते जा रहे हैं। लेकिन उनको एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि आपका जन्म किसने करवाया? आप इसलिए हो कि भारत था, भारत नहीं होता तो आप नहीं होते। अब नहीं समझ रहे हैं, कोई बात नहीं, सब चीज़ें ऐसी चल रही है। तो ये युद्ध हुआ, और युद्ध के बाद में जुलाई 1971 को, 2 या 3 जुलाई 1971 को अपना हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, वहाँ पर भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री
जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच में क्या हुआ, शिमला समझौता हुआ, जिस समझौते के तहत दोनों देशों की सेनाएं हैं वो पहले की सिचुएशन, युद्ध से पहले की सिचुएशन में वापस चली गई थी। दोनों देश इस जम्मू कश्मीर के मुद्दे को या सीमा विवाद को बिना किसी अंतर्राष्ट्रीय दबाव, बिना किसी अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप के आपसी द्विपक्षीय समझौते के माध्यम से सुलझ जाएंगे। और उसके बाद में भारत सरकार और पाकिस्तान सरकार है दोनों मिलकर साइंस और टेक्निक क्षेत्र में भी क्या करेगी, सहयोग करेगी। ये सबसे विवादास्पद और सबसे हंसी मजाक वाला एक पॉइंट था कि भारत की क्या करेगी, सहयोग तो बिल्कुल है नहीं इनके बीच में, सब चीज़ें चल रही थी। तो ये पूरा मामला चला था। 1971 का बांग्लादेश युद्ध। 1970 में पाकिस्तान में आम चुनाव हुए। जुल्फिकार अली भुट्टो की पार्टी पश्चिम पाकिस्तान में विजय रही, जबकि शेख मुजीबुर रहमान की अवामी लीग ने पूर्वी पाकिस्तान में जोरदार कामयाबी हासिल की। घटनाक्रम क्या रहा, पाकिस्तान की सेना ने शेख मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार कर लिया। कब? 1971 में। पूर्वी पाकिस्तान की जनता ने स्वतंत्रता संग्राम शुरू कर दिया। अमेरिका और चीन ने, हाँ, भारत ने बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम को नैतिक और भौतिक सहायता दी, क्योंकि ये मुक्ति वाहिनी पार्टी सेना बनी थी पूरी पाकिस्तान की, या फिर अभी आज के वर्तमान की, उसको जो ट्रेनिंग वगैरह देने का काम भी भारत की सेना ने पूरा किया था। अमेरिका और चीन ने पाकिस्तान की मदद की। भारत ने अगस्त 1971 में सोवियत संघ के साथ 20 वर्षीय शांति और मित्रता संधि पर हस्ताक्षर किए। दिसंबर 1971 में पूरी तरह से युद्ध हुआ। 10 दिनों में भारत ने ढाका को घेर लिया। 90,000 सैनिकों के साथ पाकिस्तान ने क्या कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया और बांग्लादेश का जन्म हुआ। शिमला समझौता जुलाई 1972 में पाकिस्तान की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच में हुआ था। 1971 का युद्ध भारत की सबसे बड़ी सैन्य जीत मानी जाती है। इस युद्ध से इंदिरा गांधी की लोकप्रियता चरम पे पहुंची और 1971 के लोकसभा चुनाव में उन्हें भारी विजय हासिल हुई थी। और यही पाकिस्तान के टुकड़े करने के बाद में संसद में उस समय अपोजिशन के लीडर अपने अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इंदिरा गांधी को कहा था कि आप इंदिरा नहीं, आप दुर्गा हो। तो ये उतनी उनकी लोकप्रियता हो गई थी। उसके बाद में बात करते हैं 1999 में कारगिल संघर्ष। 1999 के शुरुआती महीनों में पाकिस्तान सेना और मुजाहिदीन ने कारगिल क्षेत्र में भारतीय ठिकानों पर कब्जा कर लिया था। भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय के तहत सभी चोटियों पर 26 जुलाई 1999 को पुनः अधिकार कर लिया था। और 26 जुलाई को प्रतिवर्ष हम क्या मनाते हैं, ऑपरेशन विजय की सफलता में कारगिल दिवस भी मनाया जाता है, ये ध्यान रखना। और मजे की बात क्या रही दोस्तों, जब हमने पाकिस्तान से सूचना मांगनी चाहिए कि हाँ आप हमें लोकेशन दो कि कारगिल की क्या सिचुएशन है, ये सब चीज़ें, तो पाकिस्तान सेना को पहले ही पता चल जाता है कि भारत सरकार वहाँ पर अटैक करने का क्या कर रही है, प्रयास कर रही है। इसका मतलब पाकिस्तान को अमेरिका ने हमेशा और हमेशा साथ दिया है, और ये तो स्पष्ट दिख रही है। ठीक है, 1999 के शुरुआती महीनों में पाकिस्तान सेना और मुजाहिदीन ने कारगिल क्षेत्र में भारतीय ठिकानों पर कब्जा कर लिया। भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय के तहत सभी चोटियों पर 26 जुलाई 1999 तक पुनः अधिकार कर लिया। यह पहला युद्ध था जब दोनों देश परमाणु हथियार संपन्न थे। और दोस्तों, जो परमाणु हथियार होता है किसी के पास, तो ये न्यूक्लियर डिटरेंस की तरह काम करता है। न्यूक्लियर डिटरेंस की तरह काम करता है, परमाणु प्रतिरोध की तरह काम करता है। दो देशों के पास परमाणु हथियार हैं तो कभी भी खुले युद्ध में नहीं आएंगे, क्योंकि एक यदि परमाणु हथियार से हमला करता है तो दूसरे को इस बात का भय होता है कि यदि मैंने अटैक किया, इसको नुकसान पहुंचाया, तो सामने वाले के पास इतने हथियार जरूर बच जाएं कि वो मुझे पूरी तरह से विनाश कर दे, मेरा भी विनाश कर दे। तो ऐसी सिचुएशन में परमाणु प्रतिरोध क्षमता की वजह से दो परमाणु संपन्न राष्ट्र है कभी भी युद्ध के मैदान में आमने सामने नहीं आते। इसीलिए देखो, आपने पूरा शीत युद्ध चला 1945 से लेकर 1990 तक। यूएसएसआर और जो अमेरिका थे वो कभी भी ये क्यूबा मिसाइल संकट छोड़ो, उसके अलावा कभी भी कब नहीं आए आमने सामने युद्ध, लड़ाई नहीं। हालांकि क्यूबा मिसाइल संकट में भी उन्होंने तनाव हुआ था, वो टेंशन बहुत ज़्यादा हो गई थी, क्योंकि उसको शीत युद्ध का चरम बिंदु कहते हैं। लेकिन युद्ध तो फिर भी नहीं हुआ। किस वजह से नहीं हुआ? कि दोनों के पास ही क्या थे, परमाणु हथियार थे। और 1999 का जो भारत पाकिस्तान के बीच में कारगिल युद्ध हुआ था, उसमें पहली बार भारत और पाकिस्तान दोनों के पास क्या था, परमाणु बम था। इस वजह से वो युद्ध ज़्यादा नहीं उसका। और आप देखते हो 1998 के बाद में कभी भी, 99 के बाद में कभी भी भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध है वो बड़े स्तर पे नहीं हो पाया, छोटी मोटी झड़प होती रहती है। इसका रीजन है परमाणु बम है, वो दुनिया में संकट नहीं, वो शांति लेकर आए हैं। उस परमाणु युद्ध के आने के बाद में ये हुआ कि दुनिया में युद्ध थम से गए हैं। हालांकि अब युद्ध उन्हीं देशों में हो रहे हैं जिनके पास परमाणु बम नहीं है। यूक्रेन के पास परमाणु बम नहीं है, इस वजह से रशिया ने अटैक कर दिया। वेनेजुएला के पास परमाणु बम नहीं है, इस वजह से अमेरिका ने अटैक कर दिया। क्यूबा के पास परमाणु बम नहीं है, इसलिए अमेरिका उसको बर्बाद करने पर तुला है। ईरान के पास परमाणु बम नहीं है, इस वजह से वो अटैक करने पर तुला हुआ है। अमेरिका उत्तर कोरिया पे कभी भी अटैक नहीं करता, जबकि वो बहुत कुछ बोलता रहता है। कारण क्या है? परमाणु बम है उनके पास। भारत पे अटैक नहीं कर सकता, परमाणु बम है। तो ये सब चीज़ें चलती रहती है। परमाणु बम एक परमाणु प्रतिरोध के रूप में काम करता है, तो इस वजह से ये सारी चीज़ें हो रही है दोस्तों। ठीक है,
लड़ाई सिर्फ कारगिल के इलाके तक ही सीमित रही, क्योंकि दोनों परमाणु शक्ति संपन्न थे। इस लड़ाई के तुरंत बाद पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने सत्ता पर कब्जा कर लिया था। ये बात इसका परिणाम रहा। अब उसके बाद में भारत की परमाणु कार्यक्रम की पृष्ठभूमि। दोस्तों, इस किताब में हम परमाणु कार्यक्रम की पृष्ठभूमि देखेंगे। इसके साथ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि भारत की जो परमाणु पॉलिसी है वो क्या है, परमाणु नीति क्या है भारत की। तो 1998 के बाद में 2004 में भारत सरकार ने अपनी परमाणु नीति जारी की, जिसमें सरकार का ये कहना था कि हम नो फर्स्ट यूज, हम पहले परमाणु हथियार का उपयोग नहीं करेंगे। यदि भारत की साख पे संकट आता है, भारत की राष्ट्रीय एकता अखंडता और भारत की रक्षा पे संकट आता है, तो हम परमाणु हथियार यूज कर सकते हैं। भारत की परमाणु नीति है। हम देखेंगे भारत सरकार ने कैसे कब क्या चीजें की है। हाँ, तो अब हम ये देख रहे थे कि भारत की परमाणु नीति क्या है, इसके बारे में चर्चा कर रहे थे। परमाणु कार्यक्रम की पृष्ठभूमि क्या रही, ये आपने देखा। 1940 के दशक में होमी जहांगीर भाभा के निर्देशन में शुरुआत की गई थी। नेहरू जी मानते थे कि औद्योगिकरण की नीति के रूप में शांतिपूर्ण ऊर्जा का इस्तेमाल या प्रयोग या फिर उसका निर्माण बहुत जरूरी है। परमाणु नीति के प्रमुख सिद्धांत, शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए परमाणु ऊर्जा का उपयोग भारत सरकार करेगी। परमाणु हथियारों का पहले उपयोग करने की नीति नहीं है अपनी, अर्थात नो फर्स्ट यूज की नीति है। भेदभाव रहित परमाणु निशस्त्रीकरण संधि की क्या करता है भारत, ये जो संधि है इसका भेदभाव रहित परमाणु निशस्त्रीकरण की बात करता है। क्योंकि एक दिक्कत ये आती है, 1968 की जो एनपीटी थी, 1968 में एनपीटी परमाणु अप्रसार संधि 1968 थी, उस पर भारत सरकार ने संधि हस्ताक्षर नहीं किए, क्योंकि ये संधि भेदभाव मूलक है। ये संधि कहती है कि 1968 से पहले जिन देशों ने क्या बना लिए, परमाणु हथियार बना लिए, वो देश परमाणु हथियार बना पाएंगे। दूसरे देश है उनको परमाणु हथियार बनाने से रोकती है। 1945 में अमेरिका ने बना लिया, 1949 में यूएसएसआर ने बना लिया, 1952 में ब्रिटेन ने बना लिया, 1960 में फ्रांस ने बना लिया, 1964 में किसने बना लिया, चाइना ने बना लिया। देखो 1945 में किसने बना लिया, यूएसए ने बना लिया। 1949 में किसने बना लिया, यूएसएसआर ने बना लिया। 1952 में किसने बना लिया, यूके ने बना लिया। 1960 में किसने बना लिया, फ्रांस ने बना लिया। और 1964 में किसने बना लिया, चाइना ने भी परमाणु हथियार बना लिया। और ये परमाणु हथियार बनाने के बाद में 1968 की जो एनपीटी आई थी, ये एनपीटी ये कहती है कि ये P5 देश हैं, P5 यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के ये 5 परमानेंट देश हैं, यही परमाणु हथियार रख सकते हैं। नया सदस्य है इस बिरादरी में शामिल नहीं हो सकता। परमाणु हथियार शक्ति संपन्न बिरादरी है, उसमें P5 कंट्री यही रह सकते हैं। भारत सरकार ने 1968 की संधि पे अभी तक हस्ताक्षर नहीं किए, हालांकि पाकिस्तान, इजराइल जैसे देशों ने भी साइन नहीं किए थे। तो ये भारत क्या मानता है कि ये भेदभावपूर्ण संधि है, इससे जो नए देश हैं उनको तो परमाणु हथियार बनाने से रोकते हो आप, और दूसरे आप अपने पास परमाणु हथियार रखना चाहते हो। तो इस वजह से भारत सरकार ने इस संधि का क्या किया, विरोध किया, आज तक साइन नहीं किए। हालांकि 1995 में जो सीटीबीटी आई थी, सीटीबीटी संधि आई थी, टेस्ट कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट वेन ट्रीटी, इस पर भी भारत सरकार ने साइन नहीं किए, क्योंकि ये भी भेदभावपूर्ण संधि है। भारत सरकार कहती है कि पहले ये परमाणु हथियार खत्म करो आप, उसके बाद में पूरे विश्व परमाणु रहित विश्व का निर्माण भी कर सकते हो। एनपीटी परमाणु हथियार अप्रसार संधि को भेदभावपूर्ण मानकर भारत सरकार ने क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया है। आज ईरान को परमाणु हथियार इसलिए तो नहीं बनाने दिया जा रहा है, देख रहे हो आप सारी चीज़ों। हाँ, इसके बाद में भारत सरकार ने कब क्या किया था, तो 1964 में चीन ने परमाणु परीक्षण कर लिया था। इसके बाद में 1968 में एनपीटी आ गई थी, भारत ने इसको रिजेक्ट कर दिया। 1974 में भारत ने पोखरण फर्स्ट, भारत का पहला परमाणु परीक्षण जो कि शांतिपूर्ण विस्फोट था। 1995 में एनपीटी को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया था और भारत ने इसका क्या किया, विरोध किया। ठीक है, 1996 में सीटीबीटी व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि आई, इस पे भी भारत ने क्या नहीं किए, हस्ताक्षर नहीं किए थे। और 1998 में भारत में पोखरण 2 परमाणु परीक्षण किया, जो ऑपरेशन शक्ति, पाकिस्तान ने भी परमाणु परीक्षण कर लिया था। तो ये सारी चीजें भारत ने की। भारत सरकार का रुख क्या है, भारत ने हमेशा कहा है कि वह परमाणु शक्ति को सिर्फ शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करने की अपनी नीति के प्रति दृढ़ संकल्प है। नो फर्स्ट यूज NFU नीति के अनुसार भारत पहले परमाणु हमला नहीं करेगा। हालांकि आजकल भारत सरकार की ये नीति बदल गई है। हमारे नेता, हमारे प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री बार बार ये कहते हैं, यदि भारत की एकता अखंडता पे कोई सवाल उठाता है या फिर उनको खंडित करने का प्रयास करता है, तो ऐसी सिचुएशन में भारत सरकार है वो पहले भी परमाणु हथियार यूज कर सकती है। ये सब चीज़ें चलती है। उसके बाद में दोस्तों बीच में जनता पार्टी की सरकार आई थी। जनता पार्टी 1977 के मार्च 1977 में जो चुनाव हुए उसमें इंदिरा गांधी चुनाव हार गई थी। देखेंगे इंदिरा गांधी चुनाव क्यों हारी थी, इसका कारण हम अगली जो
लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट और जो कांग्रेस प्रणाली वाला पार्ट है उसमें हम चर्चा करेंगे पूरी चीज़ें कि इंदिरा गांधी चुनाव क्यों हार गई थी इमरजेंसी के बाद में। हाँ, उसके बाद में जनता पार्टी की सरकार बनी, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने और मोरारजी देसाई का ऐसा कहना था कि भारत की जो गुटनिरपेक्षता की नीति है वो सच्ची गुटनिरपेक्षता नहीं है, क्योंकि भारत का झुकाव यूएसएसआर की तरफ आ गया है, मैं इसको सच्ची गुटनिरपेक्षता बना दूंगा। और उसने सच्ची गुटनिरपेक्षता नाम पे भारत को पूरी तरह से विदेश नीति भारत की खराब ही कर दी थी। खैर वो एक अलग इश्यू है, ठीक है। हाँ, 1917 में जनता पार्टी की सरकार बनी। इस सरकार ने घोषणा की वह सच्ची गुटनिरपेक्षता नीति का पालन करेगी। इसका आशय था कि विदेश नीति में सोवियत संघ के प्रति झुकाव को खत्म किया जाएगा। अब दोस्तों ऐसी बात है, यदि आप कहीं के नहीं रहोगे, किसी के साथ संबंध नहीं रखोगे, एकदम तटस्थ रहोगे, तो आपकी इस दुनिया में चलने वाली नहीं है। चाहे आपका निजी जीवन हो, चाहे आपका विदेश संबंध हो, यहाँ पर कहीं न कहीं आपको गुटबाजी में शामिल रहना पड़ेगा। आप तटस्थ रहते हो तभी रह सकते हो, तटस्थ जब आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, वरना नहीं रह सकते। अमेरिका 1787 में जब आज़ाद हुआ तब से लेकर 1900 फर्स्ट वर्ल्ड वार तक, या बोल सकते हो द्वितीय विश्व युद्ध तक, अमेरिका क्या रहा? तटस्थ रहा। वो पैसे देता रहा लोगों को, वो तटस्थ रहा, उसको कोई वो बढ़ियागिरी की उन्होंने। तो ये चीज़ कर सकते हो आप, लेकिन कब? जब आप पावरफुल हो। सब बातें। उसके बाद के सरकारों की नीतियाँ क्या रही? जो इसके बाद में ये जो गैर कांग्रेस सरकार बनी थी, इसके बाद की सरकार की नीतियों की बात करें तो इसके बाद की सभी सरकारों, कांग्रेस सरकारों, गैर कांग्रेस, चीन के साथ बेहतर संबंध बनाने और अमेरिका के साथ नजदीकी रिश्ते बढ़ाने की बात की। आपको पता है 1990 में यूएसएसआर का विघटन हो गया और यूएसएसआर के विघटन होने के बाद में यूएसएसआर का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्व कम हो गया, उसकी अर्थव्यवस्था भी क्या कमजोर पड़ गई थी। ऐसी सिचुएशन में भारत ने क्या एलपीजी सुधार 1991 में कर लिए थे। चाइना भी एक महाशक्ति के रूप में उभर चुका था। तो इस परिदृश्य में भारत की सरकार, चाहे कांग्रेस की सरकार आई हो, नरसिम्हा राव की सरकार थी, उसके बाद में एनडीए की अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार हो, उसके बाद में मनमोहन सिंह की सरकार हो यूपीए की, चाहे वर्तमान मोदी जी की सरकार हो, इन सब सरकारों ने चीन और अमेरिका के साथ संबंध बेहतर करने और नज़दीकी बढ़ाने के प्रयास किए हैं बजाय यूएसएसआर के, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में मोड़े बदलते रहते हैं, कभी कोई शक्तिशाली हो जाएगा, कभी कोई शक्ति। सब राष्ट्र अपने हित साधने के प्रयास करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति केवल हितों को साधने की राजनीति है, अपने राष्ट्रीय हितों को बढ़ाने की, राष्ट्रीय हितों को महत्व देने की, राष्ट्रीय हितों को पूरा करने की नीति है। इसलिए संबंध अच्छे किए। 1990 के बाद रूस का अंतर्राष्ट्रीय महत्व लगातार कम हुआ था। 1990 के बाद अमेरिका समर्थक विदेश नीति अपनाई गई थी। आर्थिक हितों को सैन्य हितों से ज़्यादा महत्व मिला। भारत पाकिस्तान संबंधों को सामान्य बनाने के लिए कई प्रयास हुए। 1999 में भारत के प्रधानमंत्री अटल जी के द्वारा रेल और बस डिप्लोमेसी के माध्यम से पाकिस्तान के साथ शांति समझौता करने के भी प्रयास किए गए थे। अब एक बात बताऊँ, क्या होता है, यूपीए की सरकार थी, सबसे पहले बात करें हम, मनमोहन सिंह की सरकार थी। मनमोहन सिंह की सरकार नहीं, 1991 में, सबसे पहले 1991 में जो सरकार बनी थी, नरसिम्हा राव जो कि कांग्रेस की सरकार थे, उसके वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे। भारत में जो बीओपी संकट आया था, बैलेंस ऑफ पेमेंट का संकट आया था, उस समय भारत सरकार को आईएमएफ और विश्व बैंक की शर्तों को मान के भारत की अर्थव्यवस्था को खोलना पड़ा और भारत ने एलपीजी नीति अपना ली थी। उस समय जो अपोजिशन था, बीजेपी और जनता पार्टी जैसे अपोजिशन थे, उन्होंने भारत सरकार की नीतियों की आलोचना की, आप अमेरिका के झोले में चले गए। उसके बाद में 98 के बाद में 4 तक सरकार किसकी रही? बीजेपी की सरकार रही। बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए की सरकार रही, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री रही। उस समय कांग्रेस ने आलोचना की कि आप अमेरिका की झोली में चले गए और आप अमेरिका के साथ नजदीकियां बढ़ा रहे हो, आप पूरी अर्थव्यवस्था को क्या आप बेच रहे हो, अर्थव्यवस्था का निजीकरण कर रहे हो। ठीक बात है। उसके बाद में समय बदलता है और 2004 से 14 तक सरकार किसकी रहती है? यूपीए 1, यूपीए 2, मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली, कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए की सरकार रहती है। उस सरकार ने भी निजीकरण को बढ़ावा दिया। उस सरकार ने भी अमेरिका के साथ, इवन आपको पता है अमेरिका के साथ जो समझौता भी हुआ था, 2008 का परमाणु समझौता हुआ था, जिसको 123 एग्रीमेंट बोलते हैं, 123 समझौता, तो वो समझौता भी हुआ था। तो अमेरिका के साथ में क्या हुई? भारत के संबंध बहुत ज़्यादा मजबूत हुए। किसके काल में? मनमोहन सिंह जी के काल में। उस समय बीजेपी अपोजिशन में थी, ये आरोप लगाती थी कि आपकी जो विदेश नीति है वो तटस्थ नहीं है, आप अमेरिका के साथ संबंध क्यों बढ़ा रहे हो, ये सब चीज़ें कि आप किसी, वो सब चीज़ें चलती रहती है। और अब कांग्रेस क्या आ गई है? कांग्रेस अपोजिशन में आ गई है, बीजेपी पावर में है। अब जो कांग्रेस है वो उसी चीज़ों को लेकर आरोप लगाती है कि आप निजीकरण कर रहे हो अर्थव्यवस्था को, आपने चीज़ों को प्राइवेट हाथों में बेच दिया है, आप अमेरिका की झोली में चले गए हो, आप ऐसा कर रहे हो, ऐसा कर। तो ये दोस्तों राजनीति है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हमारी जितनी भी सरकारें बनती है, उनको पता है भारत के हित कहाँ हैं। उनको पता है आज के परिदृश्य में अमेरिका पावरफुल है, चाइना पावरफुल है, उनके साथ न चाहते हुए भी आपको संबंध बनाए रखना पड़ेगा, क्योंकि उनके साथ व्यापार करोगे तो आपका फायदा है, उनके साथ आप संबंध रखोगे तो आपका फायदा है। तो ये अपनी घरेलू राजनीति है वो चलती रहती है। अंतर्राष्ट्रीय मामलों में सरकार कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो, दोनों को बताया कि भारत के राष्ट्रीय हित को प्राथमिकता देते हुए उनको संबंध डिसाइड करने पड़ते हैं और वो काम दोनों सरकारें बखूबी निभाती है। क्योंकि हमारे देश में राजनीतिक पार्टियां चाहे कुछ करें, जब देश की बात आती है, देश की एकता अखंडता की बात आती है, देश की संप्रभुता की बात आती है, देश की
राष्ट्रीय हित की बात आती है तब ये सरकारें क्या करती है, राष्ट्रीय हित को प्राथमिकता रखते हुए काम करती है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद अब देखते हैं 2014 में से नरेंद्र मोदी की सरकार बन गई है। इन्होंने क्या किया, 2014 में केंद्र में बीजेपी नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के सत्ता में आने के बाद भारत की विदेश नीति में कई महत्वपूर्ण बदलाव देखे गए। प्रमुख नीतिगत बदलाव, सबसे पहले नेबरहुड फर्स्ट नीति अपनाई गई थी। पड़ोसी देशों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी। आप सभी को पता होगा 26 मई 2014 को भारत के प्रधानमंत्री ने दिल्ली में जब प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी, उस समय भारत के जो पड़ोसी देश हैं, 7-8 पड़ोसी देश हैं, उनके प्रधानमंत्री और राष्ट्रपतियों को बुलाया गया था। ये दिखाता है कि भारत सरकार ने नेबरहुड, पड़ोसी पहले की नीति अपनाने की कोशिश की थी। हालांकि पड़ोसी जब काम के नहीं रहे तो एक अलग बात है। इसके बाद में एक्ट ईस्ट पॉलिसी 1991 में नरसिम्हा राव की सरकार के द्वारा जो नीति को लुक ईस्ट नीति पॉलिसी अपनाई गई थी, लुक ईस्ट पॉलिसी अपनाई गई थी। इस लुक ईस्ट पॉलिसी का नाम बदल के मोदी जी ने क्या कर दिया, एक्ट कर दिया। क्या कर दिया, एक्ट ईस्ट पॉलिसी कर दिया। आसियान और पूर्वी देशों के साथ गहरे संबंध बनाने की कोशिश की। उसके अलावा वसुधैव कुटुंब विश्व एक परिवार के उदाहरण ये तो है ही। क्वाड 2016 से क्वाड के लगातार सैन्य अभ्यास हो रहे हैं। भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया की सक्रिय भागीदारी। जो साउथ चीन सी है, हिंद महासागर है, उसमें चीन के प्रभाव को रोकने के लिए, चीन के साथ शक्ति संतुलन बनाने के लिए या इस क्षेत्र में किसी एक महाशक्ति का प्रभाव रोक के नियम आधारित व्यवस्था संचालित करने के लिए भारत और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान ने मिलकर क्वाड की स्थापना की, जिसके लगातार मालाबार सैन्य अभ्यास इनका होता रहता है। इसके अलावा एससीओ, संघाई सहयोग कॉरपोरेशन, मध्य एशिया के देश है, मध्य एशिया जिसमें आपके उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान ये सारे देश आ जाते हैं। इन देशों को मिला के, और भारत, चीन, रसिया वगैरह देश हैं, ये सब मिलके यहाँ पर व्यापार को बढ़ाना है, आपसी सहयोग को बढ़ाना है। इसलिए मध्य एशिया के विकास के लिए संघाई सहयोग कॉरपोरेशन बनाया गया था। इसकी भारत को 2017 में इनको पूर्ण सदस्यता मिल गई थी, और 2017 में भारत को ही नहीं, पाकिस्तान को भी भारत के साथ सदस्यता मिल गई थी। और 2024 में मेरे हिसाब से 7-8 देशों को और भी, के अर्जेंटीना जैसे देश हैं उनको भी इनकी सदस्यता मिल गई है, जो हम कभी चर्चा करेंगे। इसके अलावा G20 की अध्यक्षता भी भारत सरकार ने 2023 में की थी, जहां पर एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की घोषणा भी की गई थी। तो मोदी जी के आने के बाद विदेश नीति में आप देखते हो आदर्शवाद की बजाय यथार्थवाद है, वो झलकने लगा है एज ए सिद्धांत, ठीक है। आगे भारत चीन के वर्तमान इश्यू क्या है, मोदी जी के आने के बाद में क्या हुआ, 2017 के डोकलाम विवाद और 2020 की गलवान घाटी की झड़प ने भारत चीन संबंधों को फिर तनावपूर्ण बना दिया। आपको बताया जो भूटान और जो अपने सिक्किम वाला क्षेत्र है, वहाँ पर एक जो पठार है, डोकलाम पठार, पासम लुंग वगैरह सारे वहीं हैं। वहाँ पर 2017 में भारत और चीन के बीच में क्या हुआ था, भारत और चीन की सेना के बीच में उस डोकलाम पठार पे कंट्रोल को लेकर क्या हो गया था, एक विवाद हुआ था। लगभग 73 दिनों तक दोनों देशों की सेनाएं आपस में डटी रही थी। हालांकि बाद में बैक चैन डिप्लोमेसी के माध्यम से जैसे भी है, उन्होंने दोनों देशों ने संयम से बात करते हुए 73 दिनों के बाद में वापसी की थी। तो डोकलाम इश्यू की बात करते हैं, 2017 में 73 दिन तक सैन्य तनाव रहा, भारत और चीन दोनों बाद में पीछे हट गए। इसके अलावा देखते हो आपने 2020 में गलवान घाटी की झड़प हुई थी, जिसमें भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे, चीनी सैनिकों को भी क्षति पहुंची थी। और उसके बाद में भारत सरकार ने जवाबी कार्रवाई करते हुए टिकटॉक जैसे 52 ऐप क्या कर दिए थे, बैन कर दिए थे, जिनको 2025 में वापस टिकटॉक को भारत में मान्यता शायद दे दी गई है, मुझे ऐसा न्यूज़ पे कंफर्म नहीं हूँ थोड़ा सा। हाँ, 2023 में जो LACP तनाव 2021 से लेके जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है भारत और किसके, चाइना के बीच में, वहाँ पर पूर्वी लद्दाख में सैन्य तैनाती जारी है दोनों देशों के बीच में। राजनयिक वार्ता 2024 में कुछ बिंदुओं पर सैनिकों की वापसी पर समझौता हुआ, और 2025 में भारत के मोदी जी कहाँ गए, सितंबर 2025 में चीन भी जाके आए हैं। तो ये सब चीज़ें हुई है। उसके अलावा भारत पाकिस्तान संबंध वर्तमान में कैसे हैं, 2016 के उरी हमले के बाद में भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की, 2019 के पुलवामा हमले के जवाब में बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई। वर्तमान में दोनों देशों के बीच में औपचारिक राजनयिक संबंध हैं वो बहुत ही सीमित हैं दोस्तों। और आपको पता है बालाकोट ही नहीं, इसके अलावा आपने देखा है कि 2025 में पहलगाम हमला हुआ था, और पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद में भारत और पाकिस्तान के बीच में ऑपरेशन सिंदूर भी चलाया गया था। ये सब चीज़ें आपने देखी थी। भारत अमेरिका संबंध अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम से लेकर परमाणु परीक्षण के दौरान थोड़े से खराब रहे। उसके बाद में 2004 में बुश सीनियर वो थे, उस चीज़ें ठीक हो गए थे। उसके बाद में लगातार भारत अमेरिका के संबंध बहुत ठीक रहे। हालांकि अभी ये सन की राष्ट्रपति महोदय हैं, इस वजह से थोड़ी सी क्या गड़बड़ चल रही है, वो कभी मोदी जी को कुछ भी कह देते हैं, कभी भारत के लिए कुछ भी कह देते हैं। तो ये सब चीज़ें संबंध खराब चल रहे हैं, और भारत के संबंध ओवरऑल अच्छे रहे। और उस दौरान 2005 में भारत अमेरिका परमाणु समझौता, जिसको 1-2-3 एग्रीमेंट भी कहते हैं, ऐतिहासिक कदम था। इसके बाद दोनों देशों के बीच में रणनीतिक साझेदारी मजबूत हुई है। आईसेट समझौता भी हुआ है, इंडस एक्स समझौता भी हुआ है, और ये काटसा के प्रतिबंधों से भी छूट भारत को मिली है, क्योंकि अमेरिका ने जो काटसा के तहत काउंटरिंग एग्रीमेंट इस
कानून के तहत बहुत से देश हैं जैसे ईरान है, रशिया है, उन पे प्रतिबंध लगा रखे हैं, लेकिन भारत को छूट दे रखी है कि आप इनसे व्यापार कर सकते हो, क्योंकि उन देशों के साथ जो देश व्यापार करेगा उस पर भारत प्रतिबंध अमेरिका प्रतिबंध लगा सकता है, ये कार्डसा नियम है। भारत और रूस के साथ, भारत और रूस यूक्रेन युद्ध के बाद भारत ने अपनी परंपरागत सौंदर्य नीति बनाए रखी है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ में रूस के विरुद्ध मतदान से परहेज किया, रूस से सस्ते कच्चे तेल की खरीद जारी रखी थी, तो अब रूस के संबंध भी ठीक है। उसके अलावा भारत और वैश्विक दक्षिण एशिया, भारत ने स्वयं को विकासशील देशों का प्रतिनिधित्व और आवाज़ के रूप में प्रस्तुत किया है। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट 2023-24 में भारत ने भाग लिया है, और भारत दक्षिण एशिया के देश हैं, ग्लोबल साउथ के देश हैं, उनको एक प्रतिनिधि के रूप में अपने आप को देखता है और उनकी आवाज़ बन के उभर रहा है, ऐसा हम विदेश नीति में पढ़ते हैं। अफ्रीकी संघ को G20 में सदस्यता दिलाने में भारत की अहम भूमिका रही हुई। क्लाइमेट फाइनेंस और विकासशील देशों के मुद्दों को भारत क्या कर रहा है, नेतृत्व कर रहा है। अब हम देख लें कि ये जो कुछ शॉर्ट फॉर्म दिए इनका मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले देखें गुट निरपेक्षता, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, किसी भी सैन्य गुट में शामिल नहीं होने की नीति, जो कि शीतकाल से लेकर वर्तमान में खासतौर से शीत युद्ध में गुट बने हुए थे, तो वो नीति है। पंचशील, 29 अप्रैल 1954 को भारत के प्रधानमंत्री नेहरू जी और पाकिस्तान अमेरिका चीन के चाउ एन लाई के बीच में पंचशील समझौता हुआ, जिसके माध्यम से दोनों देश एक दूसरे की एकता अखंडता का सम्मान करेंगे, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के माध्यम से काम करेंगे और संघर्ष को कम करने की प्रयास करेंगे, सब चीज़ें चली थी। ठीक है। LAC 1962 में LAC लद्दाख वाला अक्साई चीन का क्षेत्र था, वो किसके पास है, अक्साई चीन के पास है, जम्मू कश्मीर का। तो उस क्षेत्र में जो भारत और रशिया के इसके चीन के बीच में जो सीमा है उसको LAC बोलते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बोलते हैं। एक सेकंड रुकना दोस्तों। हाँ, तो उसके बाद में हम देखा कि जो चाइना और भारत के बीच में जो अक्साई चीन वाला क्षेत्र है, वहाँ पर क्या है, वहाँ पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। इसके अलावा LOC POK और भारत के बीच में जो सीमा रेखा है, या POK पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और भारत का जम्मू कश्मीर, उसके बीच की सीमा रेखा, उसको LOC बोलते हैं। NFU नो फर्स्ट यूज भारत की परमाणु नीति है, पहले हमला नहीं करने की नीति है। NPT ये है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, परमाणु अप्रसार संधि है, जिसपे भारत ने कभी हस्ताक्षर नहीं किए। कब आई थी, 1968 में आई थी। इसके अलावा CTBT कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, जो कि 1996 में आई थी, इसका भी भारत क्या करता है, विरोध करता है, भारत ने इसको नहीं माना है। इसके अलावा क्वाड आपने देखा, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, जो कि 4 देश, क्वाड किससे बना है, 4 देशों से बना है, और इसमें भारत है, USA है, जापान है और ऑस्ट्रेलिया है। ये बात भी आप ध्यान रखोगे। अब देखो ये पूरा अपना क्षेत्र है जम्मू कश्मीर वाला। एक सेकंड, ये जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र है। ये दोस्तों POK है। ये क्या है, POK। इस POK और भारत के बीच में, भारत का ये जम्मू कश्मीर है, इसके बीच में जो सीमा रेखा है उसको क्या बोलते हैं, इसको LOC बोलते हैं। क्या बोलते हैं, LOC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बोलते हैं। और यहाँ पर देखो अक्साई चीन है। ये अक्साई चीन जो लद्दाख का कुछ क्षेत्र है, वो 1962 और 63 में किसने कब्जा कर लिया था, 1959 में भी कुछ कर लिया था। किसने कर लिया था, चीन ने कब्जा कर लिया था। और उसके बाद में जो अक्साई चीन वाला क्षेत्र है, अक्साई चीन वाला क्षेत्र है, ये किसके पास है, ये चाइना के पास है। किसके पास है, चाइना के बीच। तो यहाँ पर जो सीमा रेखा है भारत और चीन के बीच में, इसको क्या बोलते हैं, LAC बोलते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बोलते हैं। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद में SCO आपने संघाई सहयोग कॉरपोरेशन, जिसकी स्थापना 2007 में हुई थी और भारत इसका सदस्य 2017 से है। ये बताइए ब्रिक्स क्या है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका का क्या एक देश है। ये संगठन है जिसमें आज लगभग 11-12 मेंबर हो चुके हैं। इसके बारे में हम आगे वाले अध्याय में ठीक से, जो समकालीन विश्व राजनीति है उसमें ठीक से बात कर लेंगे। इसके बाद में आपके क्वेश्चन है, देखो आप, पंचशील समझौता कब हुआ, 1954 में हुआ। गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ, बेलग्रेड इंडोनेशिया में हुआ था। इसके अलावा भारत का पहला परमाणु परीक्षण 74 में, दूसरा 98 में। ताशकंद समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच, शिमला समझौता 1972 में। गुट निरपेक्षता अर्थ क्या है, ये आपके लिए क्वेश्चन हो सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कुछ ये डेट दे रखी है, ये भी आप देख सकते हो। 1947 में भारत और पाकिस्तान का क्या हुआ, विभाजन हुआ और कश्मीर का विवाद यहीं से चलना शुरू हो गया था।
उसके बाद 1949 में चीन में कम्युनिस्ट क्रांति हुई, भारत ने मान्यता दे दी थी। उसके बाद 1950 में चीन ने तिब्बत पे कब्जा कर लिया था। 1954 में पंचशील समझौता हुआ, भारत चीन के बीच में हुआ था। और 1955 में बांडुंग सम्मेलन हुआ जो एफ्रो एशियाई एकता के लिए जाना जाता है। 1956 में सवेज नहर संकट आया, भारत ने विरोध किया और सवेज नहर के मिस्र पे अटैक किसने किया? फ्रांस, इजराइल और ब्रिटेन ने अटैक किया। 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ जो कि हम पढ़ गए हैं। 1961 में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना हुई, बेलग्रेड में पहला सम्मेलन हुआ। 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ, भारत की हार हो गई थी इसमें। और 1964 में नेहरू जी का निधन हो गया, चीन ने परमाणु परीक्षण भी कर लिया था। 1962 में भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ, ताशकंद समझौता 1966 में हो गया था। 1971 में भारत बांग्लादेश मुक्ति युद्ध हुआ। 1971 में बांग्लादेश युद्ध में भारत को क्या मिली? जीत मिली और शिमला समझौता हुआ उसके बाद में, और भारत क्या बांग्लादेश एक नया स्वतंत्र राष्ट्र बन गया। 1974 में पोखरण फर्स्ट में परमाणु परीक्षण कर लिया था। और 1977 के जो चुनाव थे उसमें जनता पार्टी की सरकार बनी, जिसमें मोरारजी देसाई के बने थे, भारत के पीएम बन गए थे। ये सब चीज़ें आपने देखी। इसके बाद में 1998 में पोखरण सेकंड जो ऑपरेशन शक्ति के माध्यम से दूसरी बार न्यूक्लियर परमाणु परीक्षण कर लिया था। उसके बाद में 1999 कारगिल युद्ध हुआ जिसमें ऑपरेशन विजय चलाया गया और भारत इसमें विजय रहा था। इसके अलावा 2005 में भारत अमेरिका परमाणु समझौता हुआ जिसको 123 एग्रीमेंट भी हम कहते हैं। इसके बाद में 2014 में मोदी सरकार बनी, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी लेके आई सरकार। 2017 में भारत एससीओ का पूर्ण सदस्य बन गया। डोकलाम विवाद भी 2017 में हुआ था। और 2020 में गलवान घाटी झड़प भी हुई थी, इसमें भारत और चीन के बीच में हुई थी। 2023 में G20 की भारत ने क्या थी? अध्यक्षता की थी। तो ये पूरा चैप्टर था जिसमें आपने देखा था कि भारत के विदेश संबंध किस प्रकार निर्धारित किए गए और कैसे किन देशों के साथ भारत के विदेश संबंध है। ये दोस्तों हमने NCERT के पर्पज से देखा है। जो अपनी NCERT है उसके अकॉर्डिंग हमने भारत के विदेश संबंध देखने की कोशिश की है। सेकंड ग्रेड के लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक हम अपडेट क्लास भी लेके आएंगे जो सेकंड ग्रेड में जो जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि आजकल जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध के क्वेश्चन है वो वहीं से पूछे जाएंगे जो करंट अफेयर के मुद्दे। हालांकि जो 12th क्लास वाले बच्चे हैं उनके लिए क्लास बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगला हम पढ़ेंगे कि कांग्रेस प्रणाली क्या थी। आपको मैं जो 12th क्लास की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों को पहले आप क्लास देखने से पहले थोड़ा बहुत आप देख लिया करो ताकि आपको समझ में आसानी से आ सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।